हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन इन डीएनए पार्ट 2, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कहाँ होता है? तो हम कहते हैं एस फेज, सेल साइकिल की एस फेज में होता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स लीनियर फॉर्म के होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर इन फॉर्म, यानी कि इस तरह से सीधे होते हैं क्रोमोसोम्स। जबकि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कैसा होता है? लीनियर। वहां हमने कहा था सिर्फ सिंगल ओरिजिन साइट पाई जाती है, ओ आर सी, ओराइसी। क्या था वहां पे? ओराइसी, ओरिजिन सी। जबकि यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन साइट्स पाई जाती है। एक क्रोमोसोम पर, लीनियर क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा ओरिजिन साइट पाई जाती है। दिस इज मल्टीपल ओरिजिन साइट्स। इन ईस्ट दिस इज नोन एज ARS। ईस्ट में इन्हें क्या कहते हैं? ARS मीन्स ऑटोनोमस रेप्लिकेशन साइट्स। क्या कहलाती है? ऑटोनोमस रेप्लिकेशन साइट। नाउ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस occurs in S phase। कब होता है? S phase में। और ये क्या है? सेल साइकिल की S phase है। और कई रेगुलेटरी प्रोसेसेस कहाँ पर होते हैं? G1 फेज के अंदर कंप्लीट होते हैं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि सेल साइकिल कितनी स्टेजेस में पूर्ण होता है। तो G1 में, S, G2 और उसके बाद आता है M फेज। These three phases are इंटरमीडिएट इंटरफेजेस। इन्हें क्या कहते हैं? इंटरफेस कहा जाता है। इन तीन फेजेस को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि G1 फेज सबसे लंबी होती है, उसके बाद S फेज, और इसी के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है। और उसके बाद आता है G2 फेज। G1 और G2 फेज में क्या होता है? जनरली वो सभी प्रोटीन्स बनते हैं जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है। G1 में क्या होता है? वे सभी प्रोटीन बनते हैं जो एस फेज के लिए रिक्वायर्ड है। इन प्रोटीन्स को, इन फेजेस को रेगुलेट करने के लिए पाए जाते हैं साइक्लिन्स एंड सीडीके। सीडीके यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। और साइक्लिन अलग अलग सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के साइक्लिन बनते हैं। चूंकि हम यहाँ रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली हम कहेंगे कि साइक्लिन ए और CDK2 are essential for the DNA replication। फिर हम कहते हैं G1 के लिए कौन काम करता है? तो साइक्लिन D एंड CDK4। G1 और S यहाँ पर चेक किया जाता है कि डीएनए में डैमेज है या नहीं, तो उसके लिए काम करता है साइक्लिन E एंड CDK2। एंड G2 से M फेज में मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए? साइक्लिन V एंड CDK1। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिन कौन सा है? साइक्लिन A। और कौन सा है? CDK2, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। दिस इज CDK2। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसमें रेगुलेशन होता है अलग अलग प्रोटीन्स के द्वारा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, यूकैरियोट में मैंने पहले भी आपसे बात की है, प्रोकैरियोट्स में भी, कि रेप्लिकेशन में क्या चाहिए? पॉलीमरेजेस चाहिए। पॉलीमरेज एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है बिकॉज इट इज अ प्रोसेसिव एंजाइम। तो हमने बात की थी प्रोकैरियोट्स में कौन से पॉलीमरेज थे? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। जनरली हम इन तीन पॉलीमरेजेस की बात करते हैं, जिसमें से 1 और 3 नॉर्मल रेप्लिकेशन करवाते हैं और ये क्या होता है? रिपेयर मैकेनिज्म में काम आता है। इसी तरह से यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट पॉलीमरेजेस होते हैं, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। अल्फा क्या है? अल्फा एक्ट लाइक द प्राइमेज। कैसे काम करता है? प्राइमेज की जैसे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि डीएनए जी प्राइमेज की जैसे काम करता है। तो यहाँ पे पॉलीमरेज, अल्फा पॉलीमरेज प्राइमर की जैसे काम करता है, प्राइमेज की जैसे काम करता है, सॉरी, और प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर क्या होता है? 8 to 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड, साथ ही ये कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल्स को भी जोड़ता है। नेक्स्ट हम कहते हैं बीटा। बीटा यानी कि रिपेयर मैकेनिज्म, बेस एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म, बी एक्सीजन
रिपेयर मैकेनिज्म में काम करता है कौन, तो बीटा। उसके बाद आता है गामा। गामा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में गामा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी देखिए जो मेन एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। डेल्टा क्या करता है, डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड बनेंगे, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। तो लैगिंग इज द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, उसको कौन बनाता है, डेल्टा बनाता है। और एप्सिलॉन इज द कंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन करता है। और इसके पास में क्या होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। इट आल्सो हैज, ये गैप फिलिंग का काम भी करता है। कहां पर, लैगिंग स्ट्रैंड पर गैप फिलिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब हमने कहा कि जैसे ये डीएनए का टेम्पलेट है, हम इस तरीके से समझेंगे। ये डीएनए का टेम्पलेट है जो कैसा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पर प्राइमेज ने, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने क्या किया कि प्राइमर को लगा दिया, प्राइमर को लगाया और उसके बाद सिंथेसिस स्टार्ट किया डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने, और क्या बनाया, एक लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया। तो देखिए यहां से यहां तक क्या है, प्राइमर है। तो इस प्राइमर को रिमूव करने के लिए जो दो एंजाइम काम करते हैं वो है फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंड आरएनएज एच। दो एंजाइम्स काम करते हैं, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 एंड आरएनएज एच। फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मींस ये वाला 5 प्राइम है तो यहाँ से एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने का काम करते हैं। और प्राइमर रिमूवल मैकेनिज्म किसके द्वारा होती है, FAN1 एंड आरएनएज एच के द्वारा कंप्लीट होती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहां पर सिर्फ एक ही बार प्राइमर को रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो कैसा स्ट्रैंड है, इट इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कैसा होता है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ से एक ही बार स्ट्रैंड को, एक ही बार प्राइमर को रिमूव किया जाता है। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड कैसा होता है, उसके अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं और कई जगह पर प्राइमर लगा होता है, तो वहां बार बार हमें क्या करना पड़ता है, गैप फिलिंग भी करवानी पड़ती है, प्राइमर को रिमूव भी करना पड़ता है। तो अब फ्री फ्लोटिंग डीएनए पॉलीमरेज फर्दर फिल्स द गैप। अब कैसे गैप फिल करेंगे वो बाद में बात करेंगे, पर पहले हम इतना समझ लें कि यहाँ पर जो अल्फा पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, वो दो तरह के न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है। यहाँ पर क्या होता है, आरएनटीपीज, तो ये क्या हो गए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और फिर बाद में वो लगाता है डीएनटीपीज। डीएनटीपीज तो कहेंगे क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स को लगाता है। तो ये तो कैसे हो गए, आरएनए। तो आरएनए तो हटाना ही पड़ेगा, लेकिन जो डीएनए है उनको भी हटाना पड़ता है, बिकॉज अल्फा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एब्सेंट होती है। इसीलिए जितने भी डीएनटीपीज अल्फा ने लगाए हैं, दे आल्सो रिमूव फ्रॉम न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो नेक्स्ट के अंदर हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। तो आप देखिए यूकैरियोट्स में किस तरह से प्राइमल रिमूवल होता है। अभी अभी मैंने बताया कि 2 एंजाइम्स काम करते हैं। कौन कौन से करते हैं, एक तो आरएनएज H1 एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 काम करता है। तो पहले कौन काम करता है, आरएनएज H। आरएनएज H क्या करता है, ये देखिए ग्रीन कलर से शो किया है मैंने। आरएनएज H क्या करता है, सारे आरएनटीपीज को हटाता है। किसको हटाता है, आरएनटीपीज को, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देता है। लेकिन डीएनए जो होता है, मतलब डीएनटीपीज, दिस इज रिमूव्ड बाय द फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। ये यहाँ से रिमूव होगा, फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ से सारे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बनता है। तो इस गैप को भरने का काम अब कौन करेगा, तो जो स्ट्रैंड बनता वो आ रहा है कंटिन्यूअस, वो स्ट्रैंड से इस गैप को भर दिया जाता है। कौन भरेगा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है इस गैप को भरने का काम करता है। ये कौन से स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं हम, लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से गैप फिलिंग होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे गैप फिलिंग होती है, कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। अभी जस्ट हम ये समझ रहे हैं कि कौन सा एंजाइम कैसे काम करता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि रेप्लिकेशंस जो होता है, पहले से ही हमने बात की है प्रोकैरियोट्स में भी कि 3 तरह से होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 तरह से होता है। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और फिर उसके बाद में सेकंड में क्या होता है, इलोंगेशन में डीएनए का स्ट्रैंड लंबा होगा और टर्मिनेशन में सारे प्रोटीन्स रिमूव हो जाएंगे और डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बन चुका होगा। तो आगे हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोटीन्स यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में काम आते हैं और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हम काम लेते हैं उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर है ARS। ARS क्या है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। हम पहले भी बात कर चुके हैं आगे कि मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट्स होती है जिसमें ARS होता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। सेकंड है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। ARS को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो ORC रिकॉग्नाइज करता है। अब CDC6 बार बार नाम लेंगे तो इसका मतलब क्या हमें आना चाहिए, तो इसका मतलब है सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन। CDT1 क्या होता है, CDC10 डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट 1। बोथ आर द लाइसेंसिंग फैक्टर, जो कि क्या करते हैं, लाइसेंस देते हैं किसके लिए, कि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। और ये काम करते हैं MCM 227 को लाने का मिनी क्रोमोसोमल मेंटेनेंस फैक्टर। इट इज एक्ट लाइक द हेलिकेज। कैसे काम करता है ये, हेलिकेज की जैसे काम करता है। और हेलिकेज का काम क्या होता है, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मेन काम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम किसका होता है, हेलिकेज का होता है। तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड, दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम कौन करता है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करता है हेलिकेज और MCM 227 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो इस तरह से हम कहते हैं अलग अलग प्रोटीन्स काम करते हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जो CDK है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज का काम क्या होता है, एड फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाते हैं। जो भी काइनेज होगा उनका क्या काम होगा, एडिशन फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा है DBF4 डिपेंडेंट काइनेज, इट इज ऑल्सो काइनेज। अब ये देखिए CDC45 सेल डिवीजन साइकिल 45, ये क्या करता है, तो ये हेल्प कराएगा कॉम्प्लेक्स बनाने के अंदर। फिर आता है RPA, रेप्लिकेशन प्रोटीन A। RFC, रेप्लिकेशन फैक्टर C, ये क्या है, क्लैंप लोडर का काम करता है। और PCNA, प्रोलिफरेटिंग सेल नंबर एंटीजन्स। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो कि हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में यूज करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इनिशिएशन की। तो इनिशिएशन में क्या होता है, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बनता है। तो प्री रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक साइट होती है, दिस इज यहाँ पर साइट होती है, दिस इज ARS। ARS को रिकॉग्नाइज कौन करता है, तो हम कहेंगे इसे रिकॉग्नाइज करेगा ORC। इसे रिकॉग्नाइज करने का काम क्या करता है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज द ARS। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 प्रोटीन्स आकर किसकी हेल्प की सहायता से, CDC6 और CDT1 किसे लेकर आते हैं, MCM 227 को लेकर आते हैं। कहाँ पर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर। तो यहाँ एक MCM1 लग जाएगा, यहाँ एक MCM 227, क्या लग जाएगा, MCM 227 यहाँ पर बाइंड हो जाता है। वंस एक बार प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो क्या होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होता है। इसमें 2 काइनेजेस काम करते हैं, कौन कौन से, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 एंड DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। 2 काइनेज इसके अंदर काम करने लगते हैं। और पहले ही मैं बता चुकी हूँ काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगना। और फॉस्फेट ग्रुप के लगने से कई प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कौन से प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये क्या है, दिस इज ARS, autonomous replication site which is recognized by
ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही रेप्लिकेशन की ओरिजिन साइट पर ORC आकर बाइंड होता है तो CDT1 और CDT6 मिलकर CDC6 और CDT1 मिलकर किसे लेकर आते हैं, MCM227 को डिलीवर कर देते हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ डीएनए के डबल स्ट्रैंड के ऊपर ही आकर बाइंड हो जाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ कौन काम करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या है, CDC45 के ऊपर ऐड किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप। किसके द्वारा किया जाता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि काइनेजेस जो होते हैं इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू CDC45 एंड ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू MCM227। तो ये एक्टिवेट हो जाता है MCM227। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोटीन और आकर बाइंड होता है, दिस इज जिन्स, GINS। जिन्स बाइंड टू द CDC45 एंड MCM227। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे CMG कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। CMG कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये क्या करता है, इसका मेन काम होता है हेलिकेज का डबल स्ट्रैंड को, जो उसका डीएनए के स्ट्रैंड है उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। इसी वक्त यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होते हैं तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ तक का प्रोसेस हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन। एक बार वापस से समझिए, ARS के ऊपर कौन आकर बाइंड होगा, ORC। ORC के बाइंड होते ही CDT1 और CDC6 लेकर आते हैं MCM227। तो इस कॉम्प्लेक्स को हमने क्या कहा, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। अब कौन काम करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज काम करते हैं। दे ऐड द फॉस्फेट ग्रुप ऑन द CDC45 एंड CDC45 बाइंड टू द MCM227 और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। इसी के साथ में हम कहते हैं जिन्स आकर बाइंड होता है और इससे कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं CMG कॉम्प्लेक्स। और फिर ये क्या करेगा, हेलिकेज एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज भी आकर इस साइट पर जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए, आगे चलते हैं हम। देखिए, लोडेड हेलिकेज आर एक्टिवेटेड बाय 2 प्रोटीन। अभी बताया कि जो हेलिकेज लग जाता है 2 प्रोटीन से एक्टिवेट होता है। दिस इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड BF4 dependent kinase. These kinase activated when cell enters into the S phase. ये kinase कब activate होते हैं, जब सेल साइकिल कौन सी फेज में एंटर करता है, S फेज में। DDK किसको टारगेट करता है, हेलिकेज को। CDK किसको टारगेट करता है, CDC45 एंजिन्स को। तो इन दोनों के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने का काम करेगा। CDK किसके ऊपर जुड़ेगा, इन दोनों के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और DDK किसके ऊपर जुड़ेगा, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देता है। और हमें ये भी पता है कि हेलिकेज कौन होता है, तो अभी मैंने आपको बताया हेलिकेज कौन है, बताइए। तो हमने कहा था कि हेलिकेज होता है MCM227 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स के केस में हेलिकेजेस कौन है, तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में इसके लिए बात कर चुके हैं। अभी हम कहते हैं CDC47 एंड जिन्स स्ट्रांगली स्टिमुलेट MCM227 and together form CDC45, MCM227 and GINS. This forms CMG complex, which is एक्टिव फॉर्म ऑफ हेलिकेज। इन तीनों के जॉइंट होने से क्या बनता है, हेलिकेज की एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हेलिकेज अपना काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम इसके इलॉन्गेशन। अब यहाँ तक का प्रोसेस तो हमने क्या कहा कि वो तो हो गया इनिशिएशन। अब इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन में क्या होता है, हेलिकेज जो होता है डीएनए को अनवाइंड करता है। डीएनए को अनवाइंड करता है, इस तरह के बबल का फॉर्मेशन हो जाता है लाइक दिस। और यहाँ पर क्या है, ARS ओरिजिन ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। और इस तरह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आकर कौन बाइंड होगा, प्राइमोसोम। प्राइमोसोम कौन था इस केस में, तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा।
वो क्या करेगा, प्राइमर लगाएगा, कुछ स्ट्रैंड डीएनए के बनेंगे और कुछ आरएनए के लगेंगे, तो इस तरह से प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। तो हमने कहा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो कि एक प्राइमेज होता है, दो तरह के स्ट्रेच बनाता है। फर्स्ट कैसा बनाता है, ऐसा स्ट्रेच जिसमें सारे राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनटीपीज होते हैं, और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड करता है जो डीएनटीपीज होता है। इट इज नॉट प्रोसेसिव एंजाइम, जो अल्फा होता है प्रोसेसिव एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए स्विचिंग होती है। इसके स्थान पर कौन आता है, जैसे ही स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन आ जाते हैं, जो दोनों ही इन स्ट्रैंड्स को इलोंगेट कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद कौन आएगा, क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर कौन होता है, रेप्लिकेशन फैक्टर सी। पहले भी मैंने बताया है कि आरएफसी होता है, आरएफसी क्या करता है, क्लैंप को लोड करता है। क्लैंप होता कौन है, पीसीएनए, प्रोलिफरेटिंग सेल नंबर एंटीजन्स। ये डीएनए क्लैंप की जैसे काम करता है, और ये करवाता क्या है, प्रोसेसिविटी में हेल्प करता है, किसकी, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। फिर हम कहते हैं दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं, वन इज लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा कैसा बनता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। लीडिंग स्ट्रैंड होता है, इट इज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, जहां पर भी हमने कहा ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, और अलग होकर यहाँ पे मैंने क्या बताया, ARS था, तो अगर यहाँ 5 प्राइम एंड होगा तो यहाँ क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा, राइट। तो इसी तरह से यहाँ 5 प्राइम और यहाँ 3 प्राइम, तो यहाँ 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम। देखिए 3 के सामने 3 होगा, 5 के सामने 5 होगा। अब हमें याद है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने क्या ऐड किया, आरएनटीपीज को ऐड किया, उसके बाद ये इसने क्या ऐड कर दिए, डीएनटीपीज। अब नया डीएनए का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के नए स्ट्रैंड को कौन बनाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन बनाता है। कहाँ बनाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर न्यूली लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया जाता है, किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा। याद रखना है आपको, अनइंटरप्टेड स्ट्रैंड कहते हैं और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी इसी को ही कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, राइट। फिर हम कहते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड ओनली 1 प्राइमर। इसको कितना प्राइमर चाहिए, ये देखिए मैंने एक प्राइमर लगाया है और ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनता जाता है, तो लीडिंग स्ट्रैंड को सिर्फ एक प्राइमर चाहिए होता है। लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर एप्लीकेशन कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे 5 प्राइम, तो यहाँ पर इस साइड से छोटे छोटे प्राइमर्स को लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यहाँ आकर नए न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरह से जोड़ता है, तो यहाँ क्या बनता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसे क्या कहा जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड, इट इज डिसकंटिन्यूअस। यही समझाया मैंने। अब कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को काम करने के लिए कई आरएनए प्राइमर चाहिए, इसी कारण जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उस पर क्या बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। किसका फॉर्मेशन होता है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, आगे की तरफ प्राइमर, जिन्हें बाद में रिमूव कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये असेंबली चलती है उसी के साथ में न्यूक्लियोसोम डिसरप्शन और इमीडिएटली वापस उनके फॉर्मेशन के प्रोसेसेस भी चलते रहते हैं, तो वो हम इसी के साथ समझते हैं। न्यूक्लियोसोम रेप्लिकेशन, जैसे जैसे रेप्लिकेशन फोक बनता है तो न्यूक्लियोसोम का क्या होता है, डिसरप्शन होता है। जब उसका डिसरप्शन होता है तो थोड़े ही समय में इमीडिएटली वापस क्या हो जाता है, उसका रिफॉर्म भी होता है। फ्री ऑफ, कभी भी डीएनए लंबे समय तक हिस्टोन से फ्री नहीं रहता है। एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो न्यूक्लियोसोम भी रैपिडली, पहले क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम डिसरप्ट होंगे और फिर वापस उसका असेंबल हो जाता है। कहाँ पर, दोनों ड्यूप्लेक्स के ऊपर उसका असेंबल होता है। इसमें यह समझना है हमको कि हिस्टोन कैसा होता है, ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर बनता है। तो ऑक्टामर से पहले टेट्रामर बनेंगे, मतलब पहले H3 और H4 दो प्रोटीन हो गए और इसी के साथ में एक H3
और एक H4 लग गया तो ये क्या बन गया, टेट्रामर। अब इसके साथ कौन आकर बाइंड हो जाएंगे, H2A H2B के 2 डायमर आकर लग जाए तो ऑक्टामर का फॉर्मेशन हो जाता है। H1 क्या करता है, लिंकर प्रोटीन का काम करता है। तो आगे देखते हैं लिंकर प्रोटीन कैसे। तो ये देखिए ये एक टेट्रामर है, दिस इज H2A H2B H2A H2B, दिस इज टेट्रामर। क्या है, ये टेट्रामर है। और इसके नीचे ये दूसरा H3H4 तो ये भी क्या हो गया, टेट्रामर। तो 2 टेट्रामर मिलकर क्या बना देते हैं, ऑक्टामर। 4 प्रोटीन प्लस 4 प्रोटीन यानी कि टेट्रामर प्लस टेट्रामर फॉर्म द ऑक्टामर, ये ऑक्टामर बन गया। अब इस ऑक्टामर के ऊपर कौन बाइंड हो जाता है, डीएनए। अब एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बीच में जोड़ने के लिए कौन आता है, लिंकर H1। तो इस तरह से डीएनए के स्ट्रैंड आपस में हिस्टोन से जुड़े रहते हैं, ये बनते भी रहते हैं, ये टूटते भी रहते हैं। हिस्टोन के अंदर क्या होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसमें देखिए ये है हिस्टोन पेरेंटल और ये है पेरेंटल, और फिर इसके अंदर क्या है, न्यूली सिंथेसाइज बनते जाते हैं। ये देखिए पेरेंटल स्ट्रैंड चल रहे हैं और यहाँ पे ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आ गए। तो कुछ स्ट्रैंड के अंदर हिस्टोन के नए पोर्शंस आ जाते हैं न्यूली सिंथेसाइज। हिस्टोन में भी वही मैकेनिज्म काम करती है, तो उसे क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। आधा डीएनए आधा हिस्टोन प्रोटीन पेरेंटल होता है और आधा उसके अंदर न्यू बनता है। इसमें 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रोमेटीन असेंबली फैक्टर, क्रोमेटीन को असेंबल कराने का काम करता है, और दूसरा फैसिलिटेट क्रोमेटीन ट्रांसक्रिप्शन, क्रोमेटीन के ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो ये है यहाँ पर, तो इसको हमने क्या कहा, प्रोटीन्स काम कर रहे हैं, जिसके कारण से ये देखिए क्रोमेटीन एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 और काम करता है यहाँ के ऊपर FACT फैक्ट, जो इन प्रोटीन को वापस असेंबल करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। पहले तो फैसिलिटेटिंग क्रोमेटीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद इनको वापस असेंबल कराने में ये प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर देखते हैं RNA। अब जब ये मैंने कहा कि ये था कौन, डीएनए, ये कौन था, डीएनए, और मैंने यहाँ से ब्रेक किया था, ये अगर 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये हो जाएगा 5 प्राइम। तो यहाँ पर लगा प्राइमर और अब लगते हैं सारे न्यूक्लियोटाइड। इस प्राइमर को रिमूव करने के लिए 2 एंजाइम काम करेंगे, कौन कौन सा, RNase H1 और साथ ही साथ में FAN1। तो RNase H क्या करता है, RNTPs को रिमूव कर देता है, और उसके बाद FN1 क्या करता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जो कि कौन लगाता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा लगाता है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि इनके अंदर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती, तो इसमें क्या हो जाएंगे, एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का डीएनए किसने लगाया है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने लगाया है। लेकिन ये डीएनटीपीज होते हुए भी हम इनको रिमूव करते हैं because DNA polymerase alpha do not have proofreading activity। याद रखना, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि do not have proofreading activity, इसीलिए proofreading एक्टिविटी, इसीलिए इनको क्या करते हैं, हटाना पड़ता है, तो इनको हटा दिया जाता है, राइट। फिर आगे हम कहते हैं, अब इतना इतना क्या बन गया, यहाँ पे गैप बन गया। अगर ये पूरा ही रिमूव कर दिया जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, गैप बन जाएगा। तो इस गैप को कौन फिल करेगा, जैसे ये मैंने हटा दिया, ये गैप बन गया। दिस गैप इज फिल्ड, किसके द्वारा फिल्ड किया जाएगा, गैप वापस से फिल्ड किया जाता है। तो इस गैप को भरने के लिए हम ये कहते हैं, आता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। पहले डीएनटीपीस को, आरएनटीपीस को किसने हटाया, RNase H1 ने हटाया, फिर डीएनटीपीस को किसने हटाया, F1 ने हटाया। अब इस गैप को, जैसे कि इधर कोई नया सिंथेसिस चल रहा है, तो इस गैप को भर दिया जाता है किसके द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन के द्वारा। अगर ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ने इसको बना दिया। अब इसको
ये लास्ट वाले येलो वाले कलर को रेड कलर के साथ में जोड़ना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनाता है, तो डीएनए लाइगेज ये काम करता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, मतलब गैप फिल होने के बाद में निक सीलिंग का काम किया जाता है। और इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। इससे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जुड़ जाते हैं। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन किसको बना रहा है, एलई लीडिंग स्ट्रैंड को बना रहा है। इससे ई से याद रख लो लीडिंग स्ट्रैंड, और डेल्टा क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, राइट। ये भूलना मत, इसीलिए मैंने बार बार लिखा है। तो इस तरह से ये हम आगे चलते हैं। गैप भर गया और सीलिंग हो गई, निक सीलिंग यानी कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से नए स्ट्रैंड्स बनते जाते हैं। ये सारा प्रोसेस रेप्लिकेशन के साथ साथ चलता जाता है। याद रखेंगे कि रेप्लिकेशन के साथ साथ चलता है। अब क्या आएगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन है तो देखिए ये एक स्ट्रैंड पूरा बन रहा है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। फिर मैंने कहा कि अब ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड हो गया। ये क्या था, 5 प्राइम से, ये सॉरी 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो यहाँ पर तो यहाँ लगा था प्राइमर और ये फिल हो गया। और दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी दूरी पर प्राइमर्स लगे थे, समझना। अब ये सारे के सारे, अब मैंने कहा बाकी जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में ये क्या बन गया, नए डीएनए के स्ट्रैंड्स लग गए, राइट, इस तरीके से। तो ये स्ट्रैंड क्या, 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने कहा कि ये जो गैप था, ये जो गैप है, ये गैप को, ये वाले जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड है इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये रेड कलर वाले स्ट्रैंड यानी कि प्राइमर रिमूव हो गया। किसने किया, आरएनएज H1 और FAN1 ने। अब ये गैप बन गया। तो दिस गैप इज फिल्ड बाय, किसके द्वारा फिल्ड किया जाता है ये गैप, अगर लैगिंग स्ट्रैंड है तो गैप फिल किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के द्वारा। ये क्या था, इधर 5 प्राइम था और इधर 3 प्राइम था, इधर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम। तो इस गैप को कैसे भरेंगे कि ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली गैप भर दिया जाएगा डेल्टा के द्वारा, इस तरह से। लेकिन अब इतने गैप को कौन भरेगा, दिस क्योंकि यहाँ पे प्राइमर नहीं है तो 3 प्राइम एंड पर या 5 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं जुड़ते। तो इसी को कहा जाता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। इसको समझिए हम किस तरह से समझते हैं कि टर्मिनेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। चूंकि यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर क्रोमोसोम होता है और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होता है। तो यहाँ पर तो क्या बना है, बताया था मैंने, कैटिनेटेड डीएनए बन जाता है। और कैटिनेटेड डीएनए को अलग करने के लिए कौन आता है, टोपोआइसोमरेज 2। कैटिनेटेड यानी कि दोनों डीएनए आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो आ गया टोपोआइसोमरेज 2 और दोनों को सेपरेट आउट कर देता है। फिर हम कहते हैं कि लीनियर क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम आ जाती है। टीलोमियर्स पर क्या होती है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। जो क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं दिस इज नोन एज टीलोमियर। क्रोमोसोम्स के एंड्स को हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। तो हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स में टीलोमियर की लेंथ हर एक राउंड के बाद छोटी होती जाती है। और 30-40 राउंड रेप्लिकेशन हो जाए तो क्या होता है कि जो होता है टीलोमियर्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो कम होने लगती है। तो डिवाइड नहीं होते हैं, फिर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है और सेल डिवीजन रुक जाता है। और सेल किस में एंटर कर जाती है, सेनीसेंस में, यानी कि 40-50 के बाद सेल की हेफ्लिप लिमिट आ जाती है और वो सेनीसेंस में एंटर कर जाती है। टीलोमियर शॉर्टनिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एजिंग। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है टीलोमियर शॉर्टनिंग, तो हम कहते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग रेस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स।
क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि इनके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है। अब सॉल्यूशन किसके अंदर प्रेजेंट है? इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है ओनली इमोर्टल सेल्स में। इमोर्टल सेल्स कौन सी है? स्टेम सेल्स, जर्म सेल्स एंड कैंसर सेल्स, बिकॉज दे हैव अ स्पेशल एंजाइम, दिस इज नोन एज टीलोमरेज। इनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे क्या कहा जाता है? टीलोमरेज एंजाइम कहा जाता है। तो अब ये देखिए, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो स्ट्रैंड है, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। अब इसके ऊपर क्या हुआ? डीएनए के रेप्लिकेशन प्रारंभ हुआ। रेप्लिकेशन होने से ये वाला स्ट्रैंड कौन सा कहलाएगा? दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड और दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, जो नया स्ट्रैंड बना है। ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? लैगिंग स्ट्रैंड पर आती है। तो अब देखिए, यहाँ से ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, ठीक है, ये भी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। इस प्राइमर को यहाँ से रिमूव कर दिया, इस प्राइमर को यहाँ से रिमूव कर दिया। ये क्या था? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज फिल्ड बाय 3 प्राइम एंड मिल जाएगा, तो ये गैप तो भर दिया जाएगा। लेकिन ये 5 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम एंड के आगे कोई भी डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं जोड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ 3 प्राइम OH एंड इस जगह पर एब्सेंट रहता है। इस जगह पर 3 प्राइम OH एंड नहीं है। No 3' OH group is present at this end, so डीएनए पॉलीमरेज, कोई भी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो कंटिन्यूअसली ये इंफॉर्मेशन जो है, ये डीएनए का स्ट्रैंड छोटा होता जाएगा, यानी इंफॉर्मेशन लेक होती जाती, कमी होती जाती है। तो आने वाले समय में डीएनए छोटा होता जाएगा, डीएनए का क्रोमोसोम छोटा होता जाएगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉस होती जाएगी। इसी कारण क्रोमोसोम्स होते हैं या सेल्स जो होती है सेमीसेंस के अंदर चली जाती है। इसे ही हेफ्लिक रिमिट कहते हैं। कितना? 40 और 50 राउंड के बाद ऐसा होता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? तो कैंसरस सेल्स के पास होती है, बिकॉज दे हैव द टीलोमरेज। अब देखिए, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। दिस प्रॉब्लम अकर्स एज लैगिंग स्ट्रैंड। अभी अभी बताया मैंने, लैगिंग स्ट्रैंड में होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड के पास में एंड ऑफ द लीनियर डीएनए जो होता है वो वापस से सिंथेसिस नहीं हो सकता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? तो इमोर्टल सेल्स के पास होती है, लाइक टीलोमरेज। उनके पास एंजाइम प्रेजेंट रहता है। टीलोमरेज क्या है? टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जैसे काम करता है। कैसे काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जैसे काम करता है। ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है। कौन सा है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये कौन सा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ तो नया स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बनेगा और यहाँ पर ये फ्रेगमेंट्स बने। तो यहाँ ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम। तो इस 5 प्राइम के आगे नए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं जुड़ सकते। तो ये जो टीलोमरेज होता है, ये क्या कहा मैंने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है। कैसे कराता है? आगे देखेंगे। ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इसके अंदर खुद का आरएनए होता है, जैसे कि एक एंजाइम है, कौन सा? टीलोमरेज एंजाइम है, और इस टीलोमरेज एंजाइम के पास खुद का आरएनए होता है। आगे सीक्वेंस भी देखेंगे। ये आरएनए से इस डीएनए के अकॉर्डिंग जितने भी आरएनए हैं, तो इस स्ट्रैंड को ये और लंबा करता है, जितना लंबा है और लंबा करेगा। फिर एक यहाँ प्राइमर जुड़ाकर यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। तो उससे क्या होती है कि ये डीएनए की शॉर्टनिंग नहीं होगी, जितना डीएनए हमें रिक्वायर्ड है वो बनता चला जाता है। इस एंजाइम्स में आरएनए एज ए टेम्पलेट यूज होता है, और टीलोमेरिक सीक्वेंस 3 प्राइम एंड पर टीलोमेरिक सीक्वेंस डीएनए की लंबी की जाती है। वो लंबा है स्ट्रैंड, उसको और लंबा कर दिया जाता है। जो लंबा हो रहा है उस स्ट्रैंड को और लंबा करते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन आफ्टर एक्सटेंशन इट इज रिप्लेस्ड प्राइमेज एंड पॉलीमरेजेस। इसका एक्सटेंशन कर दिया तो टीलोमरेज रिमूव हो जाएगा, प्राइमेज आ जाएगा, और प्राइमेज क्या करेगा? यहाँ पे प्राइमर को जोड़ेगा। फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज आकर इस स्ट्रैंड को लंबा कर देता है। तो देखते हैं हम आगे कैसे लंबा होता है। डायग्राम्स के थ्रू हम इजीली समझ पाएंगे इसको। मैं सोच रही हूँ सबको समझ भी आ रहा होगा और एंजॉय भी कर रहे हैं आप लोग इस सेशन को। तो अभी देखिए, ये कौन है? डीएनए। ये है टीलोमरेज। क्या करवाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करवाता है। कैसे कराता है? जो पहले से ही 3 प्राइम एंड लंबा है
उसे और लंबा कर देता है। कैसे कर देता है कि इसके पास एक स्पेसिफिक आरएनए की सीक्वेंस होती है। क्या सीक्वेंस है? AACC की सीक्वेंस इसके पास प्रेजेंट रहती है। दिस इज RNTPs, यानी कि आरएनए की सीक्वेंस है। किसके अंदर है? टीलोमरेज में। अब ये क्या करता है? इन आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करता है। जो लंबा 3' एंड था उसके ऊपर और नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है। जैसे ए है, ए है तो उसकी जगह क्या जोड़ेगा? ये ए के स्थान पे जुड़ जाते हैं TTT और फिर जुड़ जाता है GGG, फिर TTT और फिर GGG। इस तरह से ये एक लंबा जो 3' एंड लंबा था उसे और लंबा कर दिया। तो ये लंबा करने से क्या हुआ कि ये वाली इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। अगर नया नहीं बनाया गया, टीलोमरेज नहीं आएगा, तो ये वाला स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली छोटा होता जाएगा। इसको छोटा होने के लिए, बचाने के लिए ये क्या करता है? 3' एंड को और लंबा कर देता है। फिर जो ये गैप है यहाँ पर प्राइमर आकर लग जाएगा और इस पूरे के पूरे सिंथेसिस को यहाँ से यहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? सिंथेसाइज्ड हो जाती है। फिर दिस प्राइमर इज रिमूव। अगर ये प्राइमर रिमूव भी हो जाए तो डीएनए की इंफॉर्मेशन कहाँ तक थी? यहाँ तक। तो प्राइमर की शॉर्टनिंग नहीं हुई। तो इस तरह से एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोमैटिक सेल्स के पास नहीं होता है। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोमैटिक सेल्स के पास नहीं होता है और वो 30-40 राउंड के बाद हेफलिक लिमिट आ जाती है, सेनिसेंस में भेज जाती है और यही एक एजिंग का कारण भी है। लेकिन इमोर्टल सेल्स हैव द solution in the form of immortal cells have the solution in the form of telomerase। टीलोमरेज की फॉर्म में इनके पास सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, टीलोमरेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है क्योंकि उसके पास खुद का आरएनए होता है और उसी आरएनए से वो लंबे 3' एंड को और लंबा कर देता है और फिर उसके ऊपर प्राइमर लगाकर जो डीएनए का स्ट्रैंड छोटा हो रहा है उसको लंबा करवा देता है और एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये हो गया टर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं सम डिफरेंसेस की। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, आरएनए की जो प्राइमर लेंथ है इसमें ओनली 50 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर इसमें हम कहते हैं कि इसके अंदर पॉलीमरेज 1 to 3 काम करता है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन काम करते हैं और इसमें नंबर ऑफ ओरिजिन, सिंगल ओरिजिन साइट होती है। दिस इज ओराइसी, हम बात ही कर चुके हैं। इसमें कौन था? ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन सीक्वेंस। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स तक होते हैं, जबकि इसमें 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। रेट ऑफ रेप्लिकेशन 1000 और 500 to 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड और इसमें सिर्फ 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड बनते हैं। और हम कहते हैं आरएनए प्राइमर के लिए मैंने बताया था आपको वहां पे 8 to 10 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स चेन जो होती है, दिस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन। और इसके अंदर क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह से ऐड होंगे। पहले RNTPs जुड़ेंगे, RNTPs के बाद इसके अंदर ऐड होते हैं ये RNTPs और RNTPs के बाद इसमें जुड़ते हैं DNTPs। इस तरह से तो ये प्राइमर बनता है और दोनों के DNTPs। तो इस तरह से इसमें प्राइमर की साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स ज्यादा होती है। तो हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। होप करती हूँ कि आप सबको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और तो अगर पसंद आया है इसको तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए माय चैनल। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।